के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के बारे में। इस बुक में पैसे को देखने का, इन्वेस्टमेंट को देखने के कितने और तरीके होते हैं और पैसे और इन्वेस्टमेंट्स को लेके हमें कितनी गलतफहमियां होती है, उन सभी के बारे में इस बुक में बात किया गया है। वीडियो देखने के बाद आप और बेहतर तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे करें ये समझ पाएंगे, पैसे को किस तरीके से हैंडल करें ये समझ पाएंगे और अपना रिश्ता जो है पैसे के साथ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को सुधार पाएंगे। हम सबका पैसे से एक तरीके का रिश्ता होता है और उसी रिश्ते पर निर्भर करता है हम कितना कमाते हैं, उस पैसे के साथ क्या करते हैं, पैसे को हमारा देखने का नज़रिया कैसा होता है। ये सारा हमारा डिपेंड होता है कि हमारा रिश्ता पैसे के साथ कैसा है। ये रिश्ता बहुत चीज़ों की वजह से डिफ़ाइन होता है। जैसे हमारा अपने माँ बाप को देखने का एक तरीका होता है, हमारे दोस्तों के साथ रिश्ता निभाने का एक तरीका होता है। इसी तरह हमारे जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, हमारा जो अपब्रिंगिंग होता है, उसकी वजह से पैसे को देखने का एक नज़रिया हो जाता है, एक ऑटोमेटिक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है जो हमें शायद पता भी नहीं होता। बट ये रिलेशनशिप को गौर से देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें समझ आता है कि क्या हम पैसे के गुलाम हैं, क्या हम पैसे को बहुत डेस्परेटली चाहते हैं, क्या हम पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं और वो अपने से दूर भागता है, या फिर हम पैसे को समझते हैं कि ये हमें आने ही वाला है, या हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं पैसे के अराउंड, हमें ज़्यादा रिस्क लेने में प्रॉब्लम नहीं होती, हमको पैसे के साथ खेलना इजी पड़ जाता है। तो ये सारे चीज़ें डिफ़ाइन होती है कि हमारा बेसिक रिश्ता पैसों के साथ कैसा है। तो इस बुक में बात किया गया है कि हम इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें और पैसे को किस तरीके से देखें। तो इसका पहला पॉइंट है नोबडी इज़ क्रेजी। इसका ये मतलब है कि हर इंसान अपने ज़िंदगी में आए हुए अनुभव और जो उसने सीखा होता है, जो अपने आसपास देखा होता है, उस हिसाब से निर्णय लेते हैं, उस हिसाब से एक डिसीजन बनाते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट आपको सही ना लगे वो शायद किसी और के लिए सही हो। हम सबकी एनवायरनमेंट की सीमा जो है वो बहुत लिमिटेड है। तो अगर कोई चीज़ हमारे सीमाओं में नहीं समझ में आती है, या फिर हमने कभी देखी नहीं होती है, या उसमें बैठती नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली ये कंक्लूड कर लेते हैं या ये मान लेते हैं कि वो चीज़ सही नहीं है या उस चीज़ में पढ़ना गलत है। बट इस तरीके से देखना सही नहीं है। हमारे आसपास की जो एनवायरनमेंट है वो लिमिटेड है, वो रिस्ट्रिक्टेड है। उसके अलावा भी बहुत तरीके के रूल्स होते हैं, बहुत तरीके के सिस्टम्स होते हैं। तो अगर कोई और किसी और सिस्टम से खेलता है तो उसको गलत ना ठहराते हुए उसको लॉजिकली सोचना ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये बुक का है रिस्क वर्सेस लक। हम जब भी कोई डिसीजन बनाते हैं तो हमें कभी नहीं पता होता कि अगर हम कोई रिस्क लेते हैं तो उसमें लक का कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और अगर हम कोई लक के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं तो उसमें रिस्क कितनी होती है। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। अब जब भी कोई डिसीजन लेते हो तो हमें ये इवैल्यूएट करना होता है, ये देखना होता है क्या क्या बुरा हो सकता है और किस हद तक बुरा हो सकता है, या फिर क्या क्या अच्छा हो सकता है और किस हद तक अच्छा हो सकता है। जब आप ये दृष्टि से कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो या पैसे को देखते हो तो आप एक तरीके से प्रिपेयर्ड रहते हो, और अगर वो सही होता है तब क्या करना है और अगर गलत होता है तब क्या करना है, ये ऑलरेडी आपके प्लान में अकोमोडेटेड होता है। तो इससे एक डिसीजन लेना इजी हो जाता है। जब भी आपको कोई भी रिस्क लेना हो तो आपको आगे तक सोचना चाहिए कि इसका सबसे अच्छा क्या हो सकता है और सबसे हद तक बुरा क्या हो सकता है। जब आप ऐसे डिसीजंस लोगे तो जो फैक्टर एक लक और रिस्क प्ले करता है आपके डिसीजन में या अफेक्ट करता है, उसकी वजह से ऐसा नहीं होएगा कि आपको बहुत घाटा हो जाए। आपको मुनाफा अगर होता है लक की वजह से तो आप अच्छे ही साइड पे रहोगे, बट अगर बहुत ज़्यादा घाटा होने से आप अपने आप को बचा सकते हो। तीसरा पॉइंट ये बुक का है When enough is enough। सब इतना काम करते हैं, दिन के इतने घंटे सिर्फ पैसा कमाने में लगा देते हैं और ये भी नहीं सोचते कि इन दी एंड चाहिए कितना, हम कितना एम कर रहे हैं। ना कुछ सोचे काम करने में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप बहुत मेहनत करते हो तो हो सकता है कि आप
जो गोल हिट करना चाहते हो या आपके पास बहुत पैसा आ जाए। बट अगर आप बिना कोई गोल के बस चेस करते जा रहे हो विदाउट एनी कैलकुलेशन कि आपको कितना कमाना है, आपको जीवन में जो भी आप चाहते हो वो पाने के लिए वो क्या एक नंबर है जो आप अचीव करना चाहते हो, कितना पैसा जब आ जाएगा तब इनफ हो जाएगा, ये हर इंसान के लिए नंबर अलग होता है। तो आपको अपने लाइफ में वो नंबर क्या है, वो एक नंबर इवैल्यूएट करना है कि ये लाइफ टाइम में कितना पैसा आएगा तो दैट विल बी इनफ फॉर यू, कि आप अच्छे से अपने सारे गोल्स पूरे कर सको, अपनी ज़िंदगी बता सको। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कंपाउंड इंटरेस्ट। जो छोटे इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं वो हमको तब लगता है कि ये बहुत छोटा अमाउंट है या ये बहुत छोटा एफर्ट है जो हम डाल रहे हैं, बट अगर आप उसको लॉन्ग रन में देखो, एक ज़्यादा समय में देखो, तो वही छोटे इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे देते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट्स बहुत टाइम सेफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट को अंडर एस्टिमेट ना करें। भले ही आज वो अमाउंट बहुत छोटा लगता है बट वो बहुत बड़ा हो जाता है। इन्वेस्टमेंट्स हमेशा करनी चाहिए या ऐसी एक्टिविटीज़ हमेशा करनी चाहिए जो कंसिस्टेंट हो, जो आप काफ़ी सालों तक कर सकते हो, ताकि वो साथ में जुड़ के आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सके। और एक बहुत अच्छा पॉइंट ये बुक में दिया गया है विच इज़ रिच वर्सेस वेल्दी। अब ये बुक में बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों का डिफरेंस बताया गया है। रिच पर्सन वो होता है जिसके पास बहुत बड़ा घर है, एक्सपेंसिव गाड़ियाँ है, कपड़े है, बैग्स है, ज्वेलरी है, जो भी चीज़ें शो ऑफ के लिए लगती है, वो बहुत जाके बाहर पैसा खर्चा करता है, लाइफस्टाइल पे बहुत पैसा खर्चा करता है। तो ये बंदा दिखने में बहुत अमीर दिखता है बट एक्चुअली इसको हम वेल्दी नहीं कहेंगे, बिकॉज ये पर्सन जो चीज़ों में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है ये सब डेप्रीशिएटिंग एसेट्स है। जैसे इन चीज़ों का मार्केट में एक बार वो खरीद लिया, उसके बाद उसका वैल्यू सिर्फ उसका यूज़ करने का वैल्यू है और दिखाने का वैल्यू है। वही अगर आप उस पैसे का अगर कोई लैंड में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो जहाँ वो पैसा पैसे को बनाता है, अगर आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हो, आप आपका खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, ऐसी जगह अपना पैसा लगाते हो जहाँ से पैसा बनता है और वाकई में असली में आपके पास खुद का बहुत पैसा जमा है, उस पर्सन को हम वेल्दी कहेंगे। और जो पर्सन के पास ऐसी चीज़ें हैं जिसका रियल वर्ल्ड में अब कोई वैल्यू नहीं है, अब उसका सिर्फ इतना वैल्यू है कि आप दिखा सकते हो, तो ऐसे करते करते आप जितने अपने पैसे लाइफस्टाइल में लगाओगे, शो ऑफ में लगाओगे, आपका बैंक बैलेंस हमेशा कम ही रहेगा। एक्सपीरियंस में ये रहा है कि यू विल रीच अ पॉइंट जहाँ पे अब आपकी उतनी, जैसे आप 40-50 साल के हो जाओ तो उतना कैपिटल इन्फ्लक्स नहीं है, उतने पैसे आपके अकाउंट में आते नहीं है, उतने पैसे आपके पास होते नहीं है कि आप इतनी बड़ी चीज़ें फिर अफोर्ड कर सको, और फिर आपकी जो गाड़ी है वो रिवर्स में चलने लग जाती है। वही अगर आप थोड़े साल पैसा जोड़ने में, उसको बढ़ाने में लगा दो, बाद आपके पास इतना पैसा होता है कि अगर आप महंगी चीज़ें खरीद भी लेते हो तो भी वो आपके पूरे इनकम का 1% या पूरे आपका वेल्थ का 1% या 2%, मैक्स 10% होगा। आपके पास फिर भी इतना पैसा है जो आपका खुद का है, जो आपका वेल्थ है। क्लियर डिफरेंस होता है बिटवीन बीइंग अ रिच पर्सन एंड बीइंग अ वेल्दी पर्सन। अब आपकी लाइफ में आपको डिसाइड करना है कि आपको एक रिच पर्सन बनना है या फिर एक वेल्दी पर्सन बनना। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक सेविंग की आदत डालना। आजकल के एनवायरनमेंट में जहाँ पे हम इतना सब सोशल मीडिया पे देखते हैं, इतना हमें इन्फ्लुएंस है चीज़ों का, तो जैसे हम पहले सेविंग करते थे अब वैसे नहीं कर पाते। अब हमारे खर्चे ज़्यादा हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी ज़रूरतें बढ़ चुकी, हमारी ज़रूरतें अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी, बट लाइफस्टाइल खर्चे बहुत हो चुके हैं, तो इस चक्कर में हमारा सेविंग परसेंटेज कम हो चुका है। अगर आप इस चीज़ को इवैल्यूएट करो, अगर आप लाइफस्टाइल अभी भी जितना खर्चा करते हो उसका आधा भी कर दो और सिर्फ उतना सेविंग में डाल दो, तो आप देखोगे कि 10 साल में उस पैसा जो आपने वहाँ डाला है उसका रिटर्न और उसका वैल्यू काफ़ी बड़ा होगा कंपेयर्ड टू द लाइफस्टाइल वैल्यू दैट यू गेट आउट ऑफ इट। एज अ हैबिट, व्हेनेवर, जो भी उम्र में आप पैसे कमाना स्टार्ट करें, पहले दिन से पैसा जितना भी आप कमाते हो उसका
30%, 40% आप साइड में रखो सिर्फ सेविंग के लिए। ये बुक और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती है, हर पर्सन का इन्वेस्टमेंट, हर पर्सन का लाइफ बहुत अलग होता है और बहुत सब्जेक्टिव होता है। तो हम कभी भी किसी और ने जो किया है वो अगर हम रिपीट करने जाए तो ज़रूरी नहीं है हमें वही रिटर्न्स मिलेंगे जो उन्हें मिले हैं। हर इंसान के रीजंस इन्वेस्टमेंट करने के बहुत अलग होते हैं। एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये इन्वेस्टमेंट लॉजिक मैथ्स बेस्ड नहीं होते बट इमोशंस बेस्ड होते हैं। इसी की वजह से इतने तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इसीलिए आपको जो सही लगता है आपके लाइफ के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आपको बैठ के समझना होगा कि आपका मोटिवेशन पैसे कमाने का कहाँ से आता है, आपको कितना पैसा कमाने की ज़रूरत है, कितना कमाओगे तो आप फुलफिल्ड रहोगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको, आपके फैमिली को या जो आपके गोल्स है उनको सेटिस्फैक्शन होगा। ज़्यादातर बार ये होता है कि हम जैसे हमारा पढ़ाई ख़त्म हो या जैसे हमें समझ आने लग जाए, हम बिना कुछ सोचे समझे बस पैसे के पीछे भागने लग जाते हैं। जो काम सब कर रहे हैं हम भी वही करने लग जाते हैं और एक बार भी, एक दिन भी निकाल के ये नहीं सोचते या ये कैलकुलेशन नहीं करते कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पैसे ये टॉपिक के ऊपर हम कभी भी नहीं बैठते, हम बस रैट रेस में लग जाते हैं। मैं इतने घंटे डाल रहा हूँ तो मेरा उन घंटे का मेरा वर्थ कितना है, मेरे हर घंटे का वर्थ कितना है और ये घंटे का वर्थ मैं कैसे बढ़ाऊँ। अगर मुझे आज 600-700 रुपया जो भी है, अगर एक घंटे का मेरी सैलरी अगर मैं डिवाइड करूँ तो उतना मिलता है, या जितना जो भी मैं काम करता हूँ उसका मुझे उतना मिलता है, तो उस घंटे का मैं वैल्यू कैसे बढ़ाऊँ। आप पैसे से अपना वैल्यू नहीं करोगे, आप आपके वर्थ से अपना वैल्यू करोगे। आप अपने आप को इतना वर्दी बनाओगे कि पैसा अपने आप लोग मार्केट आपको देता जाएगा, क्योंकि आप उतना क्वालिटी, उतना अर्न प्रोवाइड कर रहे हो। दैट्स इट। आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं या और कोई बुक है जिसके बारे में आप चाहते हो मैं रिव्यू करूं और पैसों के बारे में बात करूं या बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करूं, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।